हेलो गुड मॉर्निंग। मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया केमिस्ट्री के मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको हम लोग आज जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछ रहा है। तो अक्रिस्टलीय ठोस जान रहे हैं जिसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सभी का सभी क्या होता है अक्रिस्टलीय के अंतर्गत। तो अक्रिस्टलीय के अंतर्गत कौन आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल के परमाणुओं की संख्या। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या पूछा जा रहा है। तो बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक, यानी किसमें, घनाकार क्रिस्टल में, यानी क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रावियास लेटिस की संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को एक बताया गया था ट्रिक। इसमें ट्रिक था CMTTO/RH, यानी टोटल क्रिस्टल तंत्र का संख्या जो होता है 7 होता है। CMTTO/RH जिसका नंबर होता है 32, 12, 4, 11। C मतलब हो गया क्यूबिक, M मतलब हो गया मोनोक्लिनिक, इसका T मतलब हो गया ट्राइक्लिनिक, और फिर से T है टेट्रागोनल। इसके बाद फिर हो गया O ऑर्थोरॉम्बिक, R हो गया रोम्बोहेड्रल, और H हो गया हेक्सागोनल। तो क्यूबिक में ब्रेवे जालक की संख्या 3, मोनोक्लिनिक में 2। तो इस तरह से अगर टोटल ब्रावियास लेटिस का संख्या पूछा जाता है तो टोटल को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल का संख्या 14 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे किसमें पूछा जा रहा है, क्यूबिक क्रिस्टल में। तो क्यूबिक क्रिस्टल का ब्रावियास लेटिस की संख्या कितना होता है, 3। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, CMTTO/RH जिसका नंबर है 32, 12, 4, 11। तो इससे रिलेटेड किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्यूबिक में ब्रेवेस जालक की संख्या कितना होता है, 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से किस दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व तो कम जाता है। यानी घनत्व तो डेंसिटी जो है वो घट जाना। डेंसिटी क्या होता है, घट जाना। तो यहाँ पे पढ़े थे कि शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी मतलब होता है शॉर्ट कर जाना। समान संख्या में धनायन और ऋणायन जो है अपने जालक बिंदु से क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। घनत्व घट जाना, कमी हो जाना, शॉर्टकी यानी शॉर्ट कर जाना। तो शॉर्टकी दोष में ठोस का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरता। यहाँ पे मोलरता पूछा जा रहा है। मोलरता पढ़े हैं, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित मोल की संख्या। तो इसको व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर। मोलरता को किस में व्यक्त किया जाएगा, मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज कितना 18 ग्राम है तो घोल कहा जाता है। यानी यहाँ पे मोललता, हाँ मोललता पढ़े थे। मोललता जो होता है मोलल सॉल्यूशन, मोललता में पढ़े थे कि प्रति लीटर विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय के मोल की संख्या। तो इसका फॉर्मूला हो गया था दिया गया द्रव्यमान। मोललता का क्या फॉर्मूला था, दिया गया द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, C6H12O6। अगर इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 180, 180 ग्राम। तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे मोललता का, दिया गया द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान, विलय का दिया गया द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान। इसके बाद विलायक जो होना चाहिए वो 1 kg विलायक। तो 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम में जान रहे हम लोग कि 1 kg होता है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा तो 10 बार में कट जाएगा। तो 1/10, 1/10 मतलब हो गया 0.1। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 मोलल। फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। तो अनुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे, तनु विलयन का वैसा गुण जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर नहीं। यानी अनुसंख्य गुणधर्म नाम से पता चल रहा है संख्या पर। तो अनुसंख्य गुणधर्म जो है विलय कणों की संख्या पर निर्भर करेगा।
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विलय कणों की संख्या पर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन के परासरण दाब, तो परासरण दाब फॉर्मूला पढ़े थे पाई बराबर CRT। परासरण दाब का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, परासरण दाब बराबर पाई बराबर CRT। तो यहाँ पे देखिए यही ऑप्शन है, सी को जो है ना यहाँ पे नीचे भेज दिया है, सी को यहाँ पे नीचे भेज दिया है बट्टा में, तो यहाँ पे पाई बट्टा सी बराबर RT, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा पाई बट्टा सी बराबर RT। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करेगा। तो 1 मोल कॉपर को मुक्त करने के लिए यहाँ पे 1 मोल कॉपर को मुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो CuSO4 है, तो CuSO4 है, तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नजर आ रहा है, यानी 2F। तो विद्युत धारा की वह मात्रा यानी 2F हो जाएगा, 2 फैराड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमारा आ जाएगा बी नंबर, M बराबर ZCT, यानी ये जो है फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त कर रहा है, M बराबर ZCT। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ क्या परिवर्तन होता है। अगर किसी भी विलयन का सांद्रता घटेगा तो सांद्रता घटने से क्या हो जाएगा, मोलर चालकता बढ़ता है, यानी ये मोलर चालकता बढ़ जाएगा। सांद्रता के किसी भी विलयन का सांद्रता यहाँ पे क्या हो रहा है, घटने से मोलर चालकता का मान, मोलर कंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल नहीं है, इस बात को चुनना है। तो यहाँ पे पढ़े थे ये लेड स्टोरेज सेल, लेड संचायक सेल जो होता है, लेड संचायक सेल ये द्वितीयक सेल होता है, ये प्राथमिक सेल नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा द्वितीयक सेल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है, तो लेड संचायक सेल जो है वो प्राथमिक सेल नहीं है। फिर इसके बाद है कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। तो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभिक्रिया के दर को ताप भी प्रभावित करता है, दाब भी प्रभावित करता है, सांद्रण भी प्रभावित करता है, यानी अभिक्रिया के दर को ये सारा चीज़ जो है क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी नंबर, यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डी नंबर। तो डी नंबर जो है अभिक्रिया के दर को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी ताप, दाब और सांद्रण सब हो जाएगा इसका आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक को दर स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पे इसका इकाई यूनिट पूछा जा रहा है। तो शून्य कोटि के लिए हम लोग जान रहे हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1। तो 14 नंबर का क्या आंसर आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1। फिर इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरा होता है तो 50% पूरा होने में लगा समय, 50% पूरा होने में लगा समय। तो यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसको जो है आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, एक शॉर्टकट तरीका, आसान तरीका है। यहाँ पे 50% पूछा जा रहा है, 50% मतलब हो गया ये अपना आधा हो जाना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जो है वो 100% है यहाँ पे, तो ये आधा होगा, तो आधा कितना हो जाएगा 50%। अब फिर से आधा हो जाता है तो यहाँ पे कितना हो जाता है 25। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, 25% पे आ गया। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में क्या था 100, तो एक अर्ध जीवन काल पढ़े हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आधा होने में जो समय लगता है उसी को अर्ध जीवन काल कहते हैं। तो 100% से 50% हुआ, आधा हो गया, फिर एक और अर्ध जीवन काल गुजरेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कितना बच गया 25%। यानी यहाँ पे देखिए
100 से इसको 25% बचा है, यानी कितना पूरा हो गया, 75% पूरा हो गया। तो 75% पूरा होने में कितना समय लगा, 32 मिनट। यानी 25% बचा हुआ है, मतलब 75% पूरा होने में इसको 32 मिनट, यानी 75% पूरा होने में 2 अर्ध जीवन काल गुजरा है। 2 अर्ध जीवन काल गुजरा है, तो 32 मिनट को 2 भाग में बांट देंगे तो कितना हिस्सा होगा, 16-16। यानी प्रथम 16 मिनट में ये 50% हुआ, फिर अगला 16 मिनट में 25% हुआ, यानी टोटल 32 मिनट में ये 75% समाप्त हो गया। हमसे पूछा जा रहा है 50% पूरा होने में लगा समय, तो जिस समय इसका 50% पूरा हुआ था कितना समय लगा था, 16 मिनट। यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 16 मिनट। इसको आप जो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी अभिक्रिया के वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किए गए हैं, यानी वेग ये दिया गया है, वेग नियम जो है, वेग नियम समीकरण ये दिया गया है। इसके लिए अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि जान रहे हैं कि यहाँ पे अभिकारक का जो सांद्रता है, इस सांद्रता के पावर का योग, तो यहाँ पे पावर में कितना है, 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है। तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो अभिक्रिया की कोटि कितना आ गया, 3 आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा। तो भौतिक अधिशोषण पूछा जा रहा है, तो भौतिक अधिशोषण हम लोग जान रहे हैं कितना हो जाएगा, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। इसी में अगर पूछ देता रासायनिक अधिशोषण पूछ देता, तो रासायनिक अधिशोषण में ध्यान रखना है कि 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होगा। रासायनिक अधिशोषण के लिए क्या हो जाएगा, 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, भौतिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा कितनी होनी चाहिए, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, कम कर देता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है, उसको हम लोग पृष्ठ सक्रिय कारक, पृष्ठ सक्रिय कारक कहेंगे। जो पदार्थ जल के तनाव को कम करेगा उसको क्या कहेंगे, पृष्ठ सक्रिय कारक। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। यहाँ पे कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करेगा, तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है, इसके बाद फिर स्टार्च है और बेरियम नाइट्रेट है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कोलाइडी विलयन का निर्माण। तो कोलाइडी विलयन का निर्माण जो ये स्टार्च जो है ये हमारा कोलाइडी विलयन का निर्माण करेगा। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पाइसी कारक है। पाइसी कारक, तो ये साबुन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाइसी कारक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालामाइन किस धातु का अयस्क है। कालामाइन पूछा जा रहा है किस धातु का अयस्क, तो जिंक धातु जो है इसी के अयस्क का नाम होता है कालामाइन। कालामाइन किस धातु का अयस्क है, तो जिंक अयस्क धातु का ये जिंक धातु का अयस्क जो है ये क्या है, कालामाइन। फिर इसके बाद मंड प्रक्रम, मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निकेल का शुद्धिकरण होता है। मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा किसका शुद्धिकरण होगा, निकेल का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्माइट विधि से निम्नलिखित में कौन अवकारक है। तो थर्माइट विधि में अवकारक के रूप में जो काम करता है वो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा धातु के निष्कर्षण के द्रव्यमान धातुमल के रूप में, धातुमल के रूप में कौन काम कर रहा है, तो CaSiO3 यही जो है धातुमल के रूप में काम करता है। फिर इसके बाद सबसे कम क्वथनांक वाली गैस, तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस जो होता है वो हीलियम होता है। हीलियम का क्वथनांक क्या है, सबसे कम होता है, हीलियम सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंधन के बारे में जान रहे हैं कि हाइड्रोजन बंधन तभी कहलाएगा जब ये हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इस तीनों में से किसी के साथ जुड़ेगा तभी हाइड्रोजन बंधन कहलाएगा, अन्यथा हाइड्रोजन बंधन नहीं कहलाएगा। सिंपल है, याद रखना, हाइड्रोजन जब फोन से जुड़ा रहेगा तब हाइड्रोजन बंधन होगा। तो यहाँ पे हमको खोजने का रहा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो ये HCl
HCl जो है हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन और ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है ये सब क्या अपर रूप है, एक अपर रूप, एक दूसरे का क्या अपर रूप। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, अपर रूप है। फिर इसके बाद कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है। तो द्विभाषमिक अम्ल पूछा जा रहा है यहाँ पे H3PO3। H3PO3 क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है। यहाँ पे डायबेसिक एसिड हो जाएगा H3PO3। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत रखा गया। तो संक्रमण तत्व जान रहे डी ब्लॉक का तत्व होता है। संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक के तत्व को ही हम लोग क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संक्रमण तत्व का युग्म है, मतलब संक्रमण तत्व के अंतर्गत कौन सा युग्म आ रहा है। तो यहाँ पे कॉपर और Fe, ये जान रहे हैं कॉपर और Fe जो है ये दोनों का दोनों क्या है, संक्रमण तत्व के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान रहे अपवाद के अंतर्गत आता है, यानी यहाँ पे 18 आर्गन का हो गया और 3d5 4s1 यहाँ पे बताया गया था आप लोग को। S से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चलाता है, D में चलाता है, जिस कारण से दोनों का दोनों स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबल अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्रोमियम जो है यहाँ पे S से एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, Ar3d5 4s1। फिर इसके बाद है 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध बढ़ता है। तो 4f जो हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्रमबद्ध बढ़ता है। तो लेंथेनॉइड, एक पढ़े थे लेंथेनॉइड, दूसरा एक्टिनॉइड, F ब्लॉक का तत्व। तो 4f ऑर्बिटल जो होगा वो लेंथेनॉइड, यहीं 5f रहता तो क्या आ जाता, एक्टिनॉइड हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है Fe का ऑक्सीकरण अवस्था। Fe जो है इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो ऑक्सीकरण अवस्था में जान रहे हैं जिसका बोला जाता है ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए उसको X माना जाता है। Cn साइनाइड जो है इस पे एक माइनस चार्ज होता है, तो 6 गो साइनाइड है तो यहाँ पे -6 लिख दिए हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर में -3 है, तो बराबर के बाद यहाँ पे हम लोग -3 रख देंगे। तो यहाँ पे ऊपर में जितना भी आवेश रहता है बराबर के बाद उतना ही लिखते हैं। कोई आवेश नहीं रहता तो यहाँ पे हम 0 लिखते। यहाँ पे तो -3 है इसलिए -3 रख दिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 है, और जब उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। और यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो इस तरह से Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, यहाँ पे +3 है। फिर इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यहाँ पे इसका प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा DsP2। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन पूछ देता है या स्ट्रक्चर पूछ देता है इसका संरचना, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो निश्चित रूप से बना देंगे आप लोग के लिए, ताकि इसका क्या प्रसंकरण होता है, क्या संरचना होता है, वो आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसका प्रसंकरण क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है। तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट उपस्थित रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है, यानी टेट्राहेड्रल, किसका ज्यामिति जो है टेट्राहेड्रल नहीं है। देखिए यहाँ पे बताए थे अभी आप लोग को कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन स्ट्रक्चर पूछ देता है या हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा C, यानी यहाँ पे जो है NiCN हॉल 4 है, यहाँ पे -2 है, तो इसका आकृति चतुष्फलकीय नहीं होता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे कराना है, सोडियम धातु से, और ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराना है। तो इसका अभिक्रिया थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, इसका अभिक्रिया किससे करा दी है, Na धातु की उपस्थिति में ड्राई ईथर से, तो C2H5 बन गया। यानी यहाँ पे जो बना है
ये टोटल 4 कार्बन हो जाएगा, यानी ब्यूटेन बन गया है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि इथाइल ब्रोमाइड का अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में ड्राई ईथर से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ब्यूटेन है, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक यानी बेहोश करने के रूप में, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है। तो क्लोरल का अणुसूत्र जो हो जाएगा CCl3CHO, ये क्लोरल का क्या है, अणुसूत्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो इसका भी अभिक्रिया देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं CH3OH है, CH3OH का अभिक्रिया CH3MgX, X के जगह हेलोजन ग्रुप हो गया, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब यहाँ पे अभिक्रिया होगा तो CH4 यानी मीथेन प्राप्त हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, मीथेन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को दर्शाता है। एल्केनॉल के सजातीय समूह को दर्शाएगा। एल्केनॉल तो ये हो जाता है अल्कोहल, अल्कोहल। तो एल्केनॉल अल्कोहल ग्रुप हो गया, तो अल्कोहल ग्रुप है। यहाँ पे एल्केनॉल का अगर सूत्र लिखना चाहेंगे तो एल्केनॉल, तो एल्केनॉल का सूत्र हो जाएगा CnH2n+1OH। तो यहाँ पे एल्केनॉल का अगर हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला जैसे देख लीजिए C2H5 और OH, ये क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अब यहाँ पे ये अल्कोहल हो गया, तो सजातीय यानी समान जाति का। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ईथर का एक लिख देते फॉर्मूला, ईथर का जैसे CH3O, यहाँ पे CH3, इस तरह से लिख दिए। अगर यहाँ पे दोनों के अब फॉर्मूला को देखेंगे तो एक जैसा नजर आएगा। C2 मतलब 2 कार्बन, और यहाँ पे भी देखिए 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 5 1 6, यहाँ पे भी 3 3 6, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन। तो ये ईथर आ गया इसका सजातीय समूह। अब जैसे ईथर है तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ पे अगर सभी कार्बन को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे देखिए C2 आ जाता है, और हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो H6 आ जाता है। C2 हो गया, H6 हो गया, ईथर के लिए O। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है Cn, जितना कार्बन है उसके दुगुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, H2n+2 है, और लास्ट में क्या है, O है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एल्केनॉल का जो सजातीय समूह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CnH2n+2 और O हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है। एथेनॉल का यहाँ पे हम लोग को समावयवी खोजना है। तो अभी जस्ट यहाँ पे हम लोग इससे ऊपर जो है एग्जाम्पल देखे थे एथेनॉल, ये फॉर्मूला किसका, एथेनॉल। समावयवी होता है, सूत्र समान होना चाहिए लेकिन संरचना भिन्न होना चाहिए। तो एथेनॉल यही फॉर्मूला है। एथेनॉल का समावयवी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमिथाइल ईथर, यानी एथेनॉल का समावयवी क्या हो जाएगा, डायमिथाइल ईथर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक हो जाएगा अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl, ये जो है ल्यूकास अभिकर्मक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफाइड स्प्रिट में होता है। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट में जो है 95.5% अल्कोहल। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होता है इसमें 95.57% इथाइल अल्कोहल और 4.43% वाटर होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है तो अल्कोहल है, तो 95.5% क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र। तो अल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र जो हो जाएगा CnH2nO,
ये हमारा अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण करने के फलस्वरूप एसीटोन मिलेगा। क्या मिल जाएगा? एसीटोन मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं अभिक्रिया में, यहाँ पे क्या है? एसीटोन है। एसीटोन है, सॉरी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? एसीटोन मिल रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करेंगे तो गर्म करने पे हम लोग को क्या मिलेगा? एथेनॉल मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम। क्रियाशीलता का सही क्रम पूछा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये दूसरा नंबर हो जाएगा, इसके बाद तीसरा है और इसके बाद पहला नंबर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता का सही क्रम। तो सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर, फिर इसके बाद तीसरा नंबर और सबसे कम क्रियाशील कौन है? पहला नंबर है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी नंबर। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो उपस्थित नहीं है, वो चीज़ खोजने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मिथेनोइक, इथेनोइक, बेंजोइक, ये सब अम्ल में जो है कार्बोक्सिलिक समूह जो है उपस्थित है। ये पिक्रिक अम्ल जो है इसमें उपस्थित नहीं है। पिक्रिक अम्ल में जो है कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयवी है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर। ये ईस्टर जो है क्रियाशील समावयवी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है। तो यहाँ पे विभेद करने के लिए NaHCO3 इसका उपयोग किया जाएगा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद करने में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो CO प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन जो है इसका क्रियाशील मूलक। प्राइमरी एमीन पढ़े थे, प्राइमरी एमीन का क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा, बॉन्ड NH2। अगर ये सेकेंडरी एमीन बोलता तो यहाँ पे ये NH दोनों साइड बॉन्ड है, ये सेकेंडरी एमीन। यहीं पे टर्शियरी एमीन बोल देता तो डायरेक्ट N हो जाता और तीनों साइड बॉन्ड होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर। तो एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो इस स्थिति में C2H5OH प्राप्त हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NH से कराते हैं तो ये अभिक्रिया कराने पे मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा, मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है। तो एल्काइलेशन जो होता है केवल और केवल प्राइमरी एवं सेकेंडरी एमीन इस दोनों में संभव होता है। तो इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा मीठा शर्करा। तो फ्रक्टोस जो होता है ये सबसे ज़्यादा मीठा शर्करा होता है। फिर इसके बाद 58 है, निम्न में से कौन एस्टीरॉयड से संबंधित है। एस्टीरॉयड से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यानी विटामिन डी जो है वो एस्टीरॉयड से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो विटामिन जो है ये शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये बाहरी सोर्स यानी भोजन ये सब से हम लोग को प्राप्त करना पड़ता है। तो विटामिन जो है साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म। समान भस्म यहाँ पे जान रहे हैं गुएनिन, एडेनिन और साइटोसिन, ये दोनों का दोनों जो होता है ये तीनों का तीनों जो होता है ये डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। इसके अलावा थायमिन जो होता है वो डीएनए में, आरएनए में जो होता है यूरासिल हो जाता है। यानी ये तीनों का तीनों जो कॉमन है, ये दोनों में होता है, डीएनए और आरएनए में होता है। इसके अलावा थायमिन जो हो जाएगा वो डीएनए में, और यूरासिल जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, आरएनए में हो जाएगा। लेकिन ये तीनों जो है वो दोनों में के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी का एकलक, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक यानी मोनोमर जो हो जाएगा ये CH2 CH और Cl यानी विनाइल क्लोराइड जो है वो पीवीसी का क्या है, एकलक है। इसका जो है विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी का एकलक क्या हो जाएगा, CH2 CH और यहाँ पे Cl। फिर इसके बाद रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं। तो रबर को अगर सल्फर के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ, सल्फर के साथ, तो इसको जो हम लोग गंधकीकरण, गंधक यानी सल्फर का जो नाम होता है वो गंधकीकरण, रबर को अगर सल्फर के साथ अगर हम लोग गर्म करते हैं तो इस बात को क्या कहा जाएगा, गंधकीकरण। फिर इसके बाद 63 नंबर है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। योगशील बहुलक यहाँ पे बताने के लिए कह रहा है तो नायलॉन 6 जो होता है ये योगशील बहुलक है। फिर इसके बाद 64 है ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो ब्यूना एस जो है वो ब्यूटाडाइन एवं एस्टाइरिन, इस चीज का बहुलक है, ब्यूटाडाइन एवं एस्टाइरिन का बहुलक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो एस्पार्टेम जो होता है ये एक क्या है, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। फिर इसके बाद 66 नंबर है वेलियम का उपयोग। तो वेलियम का उपयोग जो है उपशामक के रूप में किया जाता है। फिर इसके बाद 67 नंबर है रासायनिक रूप में एस्प्रिन निम्नलिखित में क्या है। तो ये एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, एस्प्रिन क्या है रासायनिक रूप में, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल हो जाता है। फिर इसके बाद जो है 68 निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल का उपयोग होता है। फिनॉल का उपयोग किसके रूप में करेंगे, एंटीसेप्टिक के रूप में करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, किसमें CO समूह उपस्थित है। तो CO यानी कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप में क्या आ जाएगा, CO समूह उपस्थित है। 69 हो गया। 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन है टर्शियरी अल्कोहल। तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन के तीनों साइड जो है अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे पूछा जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन के तीनों साइड कार्बन ग्रुप है, तो इसलिए टर्शियरी अल्कोहल हो गया। यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसके एक ही साइड है तो ये प्राइमरी अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है तो इसके दो साइड है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमसे पूछा जा रहा है टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या हो जाएगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसके तीनों साइड जुड़ा हुआ है। यहाँ तक देख लिए हम लोग 70 में 70 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए हैं। और लास्ट में आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आईने में देख लीजिए। यानी कोई आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।